फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एचटेट 2023 इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। आपको पता है आपके सिलेबस में अब की बार हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी को ऐड कर दिया गया है। तो ये क्लास चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी और चाहे पीजीटी, तीनों में से किसी का भी एग्जाम देंगे, सभी में इक्वली हेल्पफुल रहने वाली है। ये क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं क्योंकि ना आपके इस एग्जाम में 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो उसमें से एक तो पैसेज ही आ जाएगा, पैसेज के बाद आपको ये पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन की नीड नहीं है। अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हैं, साथ साथ आप इन नोट्स को अगर मान लो आप बना लेते हैं या फिर जो नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हैं, इसके साथ आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं सीटेट के प्रीवियस ईयर में आई है, तब आप इसमें आराम से 10+ मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। 10 मार्क्स से ऊपर ही इसमें आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए है, पूरे नोट्स चाहिए इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ सीडीपी के नोट्स भी अवेलेबल है और बहुत रीजनेबल प्राइस पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पता है हमने इससे पहले एक क्लास जो इंग्लिश पेडागोजी की कर ली है, आज ये हमारी सेकेंड क्लास है और इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, आपकी ये कुछ ही क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हम हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश का नाम सुनकर ही डर जाते होंगे, क्लास देखते ही सोचते होंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगी। तो इसको आप लास्ट तक देखना, आपको जरूर समझ में आएगी। तो मैं आपको बता रही हूं, मैंने आपको कल एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो एक्विजिशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज है उसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब हम भाषा को कहीं ना कहीं से प्राकृतिक तरीके से क्या कर लेते हैं, अपने व्यवहार में सीख जाते हैं, यानी कि अपने आप जो हमारे व्यवहार में आ जाती है, या हम किसी को बोलता हुआ देखते हैं, हमारी फैमिली में रहते हैं, जैसे वो बोलते हैं उसी तरीके से हम बोलने लगते हैं, तो वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। लर्निंग की बात कर लेते हैं तो लर्निंग में मैंने आपको बताया था इसमें हमें कहीं ना कहीं एफर्ट की नीड होती है, कहीं ना कहीं हमें प्रयास की जरूरत होती है। तो अगर मान लो आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी फॉर एचटेट एंड सीटेट, दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहेगी। मान लो अगर आपको आगे सीटेट का एग्जाम देना है, अब आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया सीटेट का, तो मान लो अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो सीटेट में भी आपके इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चले कि यहाँ पर पेडागोजी को ऐड करके आपके पेपर को आसान कर दिया गया है। तो यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग जो है, लर्निंग का मतलब होता है जिस चीज के लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसमें हमें किसी न किसी की नीड होती है, जिसके लिए हमें किसी टीचर की नीड होगी, किसी गाइड की नीड होगी, या कहीं ना कहीं से हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो हम सीखते हैं तब लैंग्वेज लर्निंग। तो ये मेन जो मेजर डिफरेंस है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के बीच में। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिख दिए हैं ताकि आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो और यहाँ से आपके जो भी डाउट बन रहा था वो क्लियर हो जाए। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो होता है सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि जैसे बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, वो किस में आ जाती है, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन में आ जाती है। जैसे उसकी मदर टंग है, घर पर जो भाषा बोल रहा है, होम लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, उसे हम किस में काउंट करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन में रखते हैं, क्योंकि उसके लिए उसे किसी प्रैक्टिस की नीड नहीं हुई, किसी कॉपी पेन पर उसे नहीं सिखाना पड़ा, वो अपने आप हमें देखकर सीख गया। तो ये किस में आ जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन में। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की यहाँ पर क्या काम करेगी, फॉर्मल नॉलेज काम करेगी। इसके बाद पिकिंग अप अ लैंग्वेज, यहाँ पर हम लैंग्वेज को अपने आप पिक कर लेते हैं, अपने आप आ जाती है। इसके बाद नोइंग अबाउट ए लैंग्वेज, यहाँ पर हमें भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी लेनी पड़ती है। तो ये इसके बीच का मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। सबकॉन्शियस होता है जिसे अपने अपना माइंड के बारे में पढ़ा होगा, हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस पार्ट होता है जहां पर चीजें अपने आप स्टोर होती जाती हैं,
जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती है। तो सब कॉन्शियस पार्ट है ये, जहां पर जिसे हम अपने आप सीख रहे हैं, तो किस में आता है ये, सब कॉन्शियस में आता है। अगर हम यहाँ पर कॉन्शियस की बात करते हैं तो ये इसको हमें सीखना पड़ता है, हमें पता होता है, हमारे माइंड में ये बात रहती है कि हमने ये भाषा सीखी है। जैसे हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, अगर मान लो हम कहीं से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। लेकिन अब इस सब कॉन्शियस की बात करते हैं तो ये इसको हम ऐसे ही मतलब रहने देते, तो ये हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती है। तो इम्प्लिसिट लैंग्वेज है ये, और ये एक्सप्लिसिट लैंग्वेज है। इसके बाद यहां पर है फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प इनफॉर्मल प्रोसेस। ये इनफॉर्मल प्रोसेस है, इसमें फॉर्मल टीचिंग की नीड नहीं होती, किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है हमें। ये क्या है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि अनौपचारिक प्रोसेस है। इसमें हमें किसी न किसी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी चीज की नीड नहीं होती, कोई टीचिंग प्रोसेस की नीड नहीं होती। ये इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज करने की नीड नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर है फॉर्मल टीचिंग, तो ये किसमें जाएगी, ये जाएगी आपके फॉर्मल टीचिंग में, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी मैंने आपको बताया एक्विजिशन और लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। तो इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया था, सबसे पहला डिफरेंस तो यही था कि हमें वो नेचुरल तरीके से आ जाएगी, और उसके बजाय जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसके लिए हमें ट्रेनिंग की नीड होगी। ये हमारे सबकॉन्शियस पार्ट में जाती है और ये हमारे कॉन्शियस पार्ट से रिलेटेड होती है। तो ये जो एक्विजिशन है वो इनफॉर्मल है, और जो लर्निंग है वो फॉर्मल टीचिंग है। ये इम्प्लिसिट नॉलेज होती है और वो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है। तो यहां तक का समझ में आ गया। अब यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर चाइल्ड किसी भी लैंग्वेज को अर्ली चाइल्डहुड के बाद सीखते हैं तो उसे डिफिकल्ट होगा। मान लो कोई बच्चा है जिसको हमने कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई, जिसने किसी को बोलते हुए नहीं देखा, वो अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज को भी अगर सीखेगा, अगर वो अर्ली चाइल्डहुड के बाद उसे सीख रहा है, तब उससे उसको सीखने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी जितनी कि उसे किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में होती है। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं ना, जो अर्ली चाइल्डहुड का से पहले का जो पीरियड होता है, अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है, वो उसकी लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा फास्ट माना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये सीडीपी में भी पूछ सकता है कि बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज का जो फास्टेस्ट डेवलपमेंट है वो कहां पर होता है, तो उसके अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तो ये बात याद रखनी है, अगर चाइल्ड किसी भी लैंग्वेज को अर्ली चाइल्डहुड के बाद सीखता है तो उसको डिफिकल्टी होती है। मान लो उसे हमने ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया अर्ली चाइल्डहुड पर, अब वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में अपने, ठीक है, और हमने उसे इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट दे दिया है, यानी कि उसके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं या फिर उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहां पर सभी जो लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं, तो वो क्या सीख जाएगा, अपने आप अंग्रेजी भाषा को सीख जाएगा। अब उसे हमने हिंदी का एनवायरनमेंट दिया है तो अपने आप क्या सीख जाएगा, हिंदी भाषा सीख जाएगा। उसके लिए वहां पर उसे कोई ट्रेनिंग की नीड नहीं होगी। तो यही कहा गया है, अर्ली चाइल्डहुड तक वो जितनी भी भाषा सीख लेता है, उसके बाद अगर मान लो कोई दूसरी भाषा सीखना चाहेगा तो उसे उसको समझने में, सीखने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो यही यहाँ पर क्या है, जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 में जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ ना, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, तो एनसीएफ के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आरटीई के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के बारे में, 2020 वाली जो है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो अब यहां पर लिखा है एनसीएफ 2005 में जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यहां पर कहा गया है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, परीक्षण के आधार पर इंग्लिश को क्या माना गया है, सेकंड लैंग्वेज माना गया है। अब हम इसे सेकंड लैंग्वेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हिंदी वाला एनवायरनमेंट है, या हमारे यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है वो क्या, हमारी इंग्लिश हो सकती है, क्योंकि हमें सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश ही सिखाई जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इंग्लिश को क्या कहा गया, इंग्लिश क्या है, हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो आपसे पूछा जाए सेकंड लैंग्वेज क्या होगी हमारी, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सेकेंड लैंग्वेज में होगी। इसके बाद है इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, जहां पर जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो वहां पर इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज की तरह काम करती है। तो ये PYQ में आया था आपका, ये याद रखना है पॉइंट आपको। हमारी जो कंट्री है वो कैसी है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी मल्टीलिंगुअल कंट्री में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसे रोल प्ले करती है, तो वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक स्तर की भाषा है।
तो ये आपके सीटेट का PYQ है, आपको याद रखना है। इसमें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसमें मल्टीलिंग्विज्म यानी कि जो बहुभाषिता होती है उसको एक प्रोसेस माना है, उसको इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने, यानी कि सभी भाषाओं को साथ लेकर चले, या सभी बहुभाषी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, बहुभाषी, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी का वर्ड क्या है, तो यहाँ पर मल्टीलिंग्विज्म हम बोल देते हैं, सॉरी आप बता देना क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, ठीक है ना। तो मल्टीलिंग्विज्म इज अ प्रोसेस। तो मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है 14 लैंग्वेजेस है, जिसमें से पहले 14 थी, जिसमें अमेंडमेंट हुए तो 7 लैंग्वेज को और ऐड कर दिया गया। आज हमारे भारतीय संविधान या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, ठीक है ना। और 22 की 2 लैंग्वेज में क्या तैयार है, NCF तैयार किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, 22 की 22 भाषाओं में है आपका NCF। तो यहां पर लिखा है एज पर OLA। अब आप पूछेंगे OLA क्या है, तो OLA एक्ट है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का नाम दिया गया है, यानी कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड एक्ट आया था, भाषा से रिलेटेड एक्ट था, उसे हमने क्या नाम दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नाम दिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1963 में इंग्लिश को क्या बना दिया गया, हमने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट ये क्या है, हमारी एसोसिएट इंग्लिश लैंग्वेज है। एसोसिएट का मतलब होता है जो हमारी हेल्प करता है, एसोसिएट करता है यानी कि हमें हेल्प करेगा। तो इंग्लिश क्या करती है, हमारे ऑफिशियल काम में हमारी हेल्प करती है। तो 1963 के OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश को क्या बना दिया हमने, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना दिया। तो इतना याद रख लेना है, समझ में आ गया होगा। और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो मैं ऐसी उम्मीद भी कर सकती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो वैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) 343(1) आर्टिकल के अनुसार, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। लेकिन अगर आपसे एसोसिएट लैंग्वेज की बात करता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पूछता है, तो आपको क्या टिक करना है, इसमें हिंदी टिक करना है। तो अब जिस बच्चे ने नोट्स लिए हैं वो अपने नोट्स को साथ में लेकर बैठना, एंड देन उसको रीड करते जाना और वहां पर लिखते जाना जो जो मैं आपको बता रही हूं। ऐसे आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपको ये बेटर समझ में आएगा। एंड देन आप क्या करना, इन सब जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको लिख लेना। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, डेली रिवाइज कर देना। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है इसका, तो इसको डेली रिवाइज करना और जितनी हो सके इसके क्वेश्चंस ढूंढ कर लाना, प्रैक्टिस करते जाना। एंड देन आप देखना आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इसमें। जैसे ग्रामर का सिलेबस था ना, ग्रामर से भी ज्यादा स्कोर आप इसमें कवर करेंगे। और आपको इसमें डरना नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड आएगी, ऐसा आएगा, मुश्किल आएगा पेपर। मुश्किल नहीं आने वाला है, बहुत सही पेपर आएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर है नोम चॉम्स्की। जो लैंग्वेज है उसमें नोम चॉम्स्की जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोम चॉम्स्की जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं, चाहे आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं। जहां पर भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे वहां आपको नोम चॉम्स्की का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो नोम चॉम्स्की ने क्या दिया है, LAD दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया, नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। एक फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपका यही से बन जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, नोम चॉम्स्की ने क्या दिया था, तो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस गिवन बाय नोम चॉम्स्की, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की के अनुसार, आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद इनेट कैपेबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। जो नोम चॉम्स्की थे उनका कहना था कि बच्चों के अंदर क्या होती है, इनेट कैपेबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटी होती है, यानी कि एक ऐसी योग्यता होती है जिससे वो अपने आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो अपने आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो चॉम्स्की का कहना था कि बच्चों के अंदर खुद से इनबोर्न एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को अपने आप सीख सकते हैं। तो ये किसमें आएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो LAD इन्होंने दिया, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र हम हिंदी में कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, एक लैंग्वेज भी इंग्लिश, एक वर्ड भी इंग्लिश में बता दो तो बोलेंगे
हिंदी में नहीं बताया आपने, हिंदी में नहीं लिखा आपने। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमें इंग्लिश में इजीली याद हो जाते हैं, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों ही वर्ड्स में बताती हूँ। तो एलईडी क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है ना। और ऐसा कहा, नोम चोम्स्की ने कहा कि जब बच्चा 5 साल तक का हो जाता है, यानी कि 5 साल तक ये बच्चे में स्ट्रोंग होता है, 5 साल के बाद बच्चे में क्या होने लगता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वीक होने लगता है। जो पॉइंट अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड तक क्या करेगा? किसी भी भाषा को आसानी से सीख लेगा। उसके बाद क्या होगा? उसको किसी भी भाषा को एक्वायर करने में, सीखने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि बच्चे में जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो क्या होता है? 5 साल तक स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद में ये क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। LED is most effective and critical till the age of 5 years। तो यही इंग्लिश में लिख दिया है कि जो LED है वो मोस्ट इफेक्टिव होगा, या फिर और ये जब तक ही माना जाएगा जब तक कि बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता है, तब तक इसमें ये स्ट्रोंग पाया जाता है। अब मैंने आपको CDP में भी समझाया था कि लैंग्वेज के लिए हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है लेफ्ट ब्रेन जो है लैंग्वेज के लिए कौन सा ब्रेन इंपॉर्टेंट है? तो लेफ्ट ब्रेन इज फॉर लैंग्वेज, L फॉर लेफ्ट एंड N फॉर लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। इसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन जो है इट स्टैंड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और क्यूरियस इफेक्ट। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन वही है जो मतलब ये स्टैंड करता है, जो लैंग्वेज होती है उसको हम बिना किसी डेलिब्रेट मेहनत के या फिर किसी क्यूरियस एफर्ट के बिना सीख सकते हैं, या अपने आप हमारे में आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की, कोई कॉपी पेंसिल की, किसी भी चीज की नीड नहीं है। इसके बाद हम लैंग्वेज स्किल्स की बात कर लेते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल क्या ट्रिपल स्टार लगा लो तो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज स्किल की बात कर लेते हैं। इसको मैंने लिखा है LSRW से। L से आपका लिसनिंग होगा, S से आपका स्पीकिंग होगा, R से आपका रीडिंग होगा और W से आपका राइटिंग होगा, ठीक है ना। तो LSRW, तो इसको याद रखेंगे कैसे? LSRW से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने एग्जाम दिया था CTET का, तभी उसमें पूछे गए थे, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है ना। तो L फॉर लिसनिंग है, इसके बाद सेकंड में स्पीकिंग है, थर्ड में रीडिंग है एंड फोर्थ में क्या आता है? राइटिंग आता है। अगर हम लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग क्या होती है? यहाँ पर लिसनिंग की बात कर लेते हैं तो लिसनिंग हमारे पास रिसेप्टिव या पैसिव स्किल है। इसके साथ साथ रीडिंग जो है, रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों कैसी स्किल है हमारे पास में? रिसेप्टिव, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? पैसिव स्किल। यानी कि जिसे हमने रिसीव करना क्या होता है? ग्रहण करना होता है। यानी कि ग्रहण क्या है? यानी कि देखो, अब इसको आसानी से समझना। अगर आप किसी चीज को सुन रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और आप क्या, यहाँ पर आपकी पैसिव स्किल्स, आप आराम से बैठे एक्टिव में, यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ। इसके बाद आप कुछ रीड कर रहे हैं, तो रीड कर रहे हैं तब भी आप क्या कर रहे हैं? उसमें से कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो रीडिंग एंड लिसनिंग ये दोनों यहाँ पर क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स है, या फिर हम इसे पैसिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अपने आप से जोड़कर याद करना है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये आपको याद भी, मतलब आप इसमें बहुत कंफ्यूज रह जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, या अगर आप इसको अपने आप से भी रिलेट करके पढ़ लेते हैं तब भी आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको अभी बताया है लिसनिंग एंड दूसरा है रीडिंग। ये दोनों थर्ड नंबर पर आता है रीडिंग। वैसे तो सीरीज में अगर हम इसे याद करते हैं तो LSRW से याद करेंगे, क्योंकि आपसे सीरीज में लगाना भी पूछ सकता है। लेकिन अगर हम रिसेप्टिव स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लिसनिंग और रीडिंग क्या है? फर्स्ट एंड 3 वाला क्या है? रिसेप्टिव में आता है। सेकेंड एंड 4 वाला किस में आता है? ये प्रोडक्टिव में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर लिसनिंग का मतलब होता है सिमेंटिक कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि मीनिंगफुल कंसेप्ट लैंग्वेज का क्या होता है? लिसनिंग होता है। स्पीकिंग का मतलब फोनेटिक से रिलेटेड होगा, फोनेटिक कम ग्राफिक, ठीक है, यानी कि बोलना और फोनेटिक से रिलेटेड होगा स्पीकिंग। रीडिंग की बात कर लेते हैं, वो फोनेटिक कम होता है और ग्राफिक ज्यादा होता है। और राइटिंग सारा ग्राफिक होता है, लिखने का होता है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको 4 स्किल्स बताई हैं। मैंने आपको LSRW से बताया, जिसमें से फर्स्ट और 3 वाला क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। सेकंड एंड 4 वाला क्या है? प्रोडक्टिव वाला है, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्टिव स्किल कह देते हैं, एक्टिव स्किल कह देते हैं, या एक्सप्रेसिव स्किल कह देते हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे या समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करूंगी मैं आपकी, बस हम यही कर लेते हैं। इसके बाद 5th पेज मैं देख देती हूँ, 5th देख लेते हैं, हम आज की क्लास में पढ़ लेते हैं, अदरवाइज हम कल पढ़ लेंगे अगर हमारी क्लास ज्यादा लेंथी नहीं होती है। तो
तो यहाँ पर प्राइमरी स्किल की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी मैंने अभी आपको बताया, आप इसको LSRW से याद रखना। प्राइमरी स्किल में आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग आती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्किल में आपकी फर्स्ट 2 वाली आएंगी, लेकिन अगर आपसे रिसेप्टिव की बात की जाती है तो रिसेप्टिव में आपकी फर्स्ट और 3 वाली आती है। रिसेप्टिव में फर्स्ट 3 आएगी। अगर प्राइमरी की बात की जाए तो पहले 2 वाली किस में आती है, प्राइमरी में आती है, जैसे हम LS से याद रखते हैं। बस ये सीरीज याद रखना, इसको याद रखने के बाद आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अगर हम रीइंफोर्समेंट्स या प्रोडक्टिव स्किल की बात करते हैं तो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। तो अभी मैंने आपको बताया ही था, 2nd और 4 वाली क्या आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, तो ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है LR। LR का मतलब होता है लिसनिंग एंड रीडिंग। जब हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, कुछ सुनते हैं, जैसे पढ़ते समय हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टिव कह देते हैं। LR किस में आ जाता है, रिसेप्टिव में आ जाता है। SW की बात कर लेते तो ये दूसरे वाला प्रोडक्टिव वाला है। स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है, प्रोडक्टिव है। इसके बाद एक्सप्रेसिव है। स्पीक और राइट के समय हम एक्टिव हैं और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो स्पीकिंग एंड राइटिंग में आता है। लेकिन अगर प्राइमरी स्किल की बात करते हैं तो LS हमारी प्राइमरी स्किल है। तो यहाँ पर आपको जितने पॉइंट मैंने समझाए, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ लेना और फिर बाद में नोट से पढ़ लेना तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीकिंग में हमें फ्लुएंसी की नीड होती है, यानी कि हम कुछ सुन रहे हैं तो उसमें हमें किसकी नीड होगी, फ्लुएंसी की नीड होगी। राइटिंग में किसकी नीड होती है, एक्यूरेसी की नीड होती है। लिखने में हमें एक्यूरेसी की और बोलते समय हम फ्लुएंसी की नीड होती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। स्पीकिंग इज रिलेटेड टू फ्लुएंसी एंड राइटिंग इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। इसके बाद स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं। स्पीकिंग स्किल, जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स है उसको हम कैसे टेस्ट नहीं कर सकते, पेन से, पेपर से, इन चीजों से हम टेस्ट नहीं कर सकते, इनसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो बोलकर ही डिफाइन होगा, इसलिए इसको हमने एक्सप्रेसिव स्किल भी कहा है। स्पीकिंग इंटरेक्टिव वे होता है, 2 वे में होगा स्पीकिंग, और बहुत इंटरेक्टिव वे होगा, ठीक है। यहां पर ये पार्शियली इंटरेक्टिव होता है। 1 सेकेंड आ गई हमारी क्लास, आ गई, वापस आ गई। तो यहां पर जो मैंने लिखा है, स्पीकिंग जो है इंटरेक्टिव मेथड होता है, पार्शियली इंटरेक्टिव होगा। जैसे हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो ये क्या है, पार्शियली इंटरेक्टिव है। अब यहाँ पर आप जो है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन आप पढ़ रहे हैं, बट हमारा थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है, तो इसे हम पार्शियली इंटरेक्शन कह देते हैं। यानी कि जहां पर थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता है, आप मुझसे कोई कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज अ ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ जहां पे आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हो, तो इसे हम पार्शियली इंटरेक्शन कह सकते हैं। एक होता है नॉन इंटरेक्टिव, जहां पर बिल्कुल भी आपका इंटरेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी आप वहां से कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे टीवी है, जैसे न्यूज़पेपर है, वहां आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ में, बट फिर भी आप उसे वहां से कोई ना कोई नॉलेज तो ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन इंटरेक्टिव है। रीडिंग जो है वो क्या होती है, रिसेप्टिव होती है या फिर रिटर्न होती है। इसके बाद है लिसनिंग, ये लास्ट पॉइंट है, बस यही पढ़ लेते हैं एंड देन हमारी क्लास जो है वो आज की यहाँ पर खत्म होने वाली है। लिसनिंग जो है ये ओरल इनपुट होता है। यहाँ पर होता है आपके पास में एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर जो है कोई ना कोई कोड भेजता है, जैसे मैं हूं, मैंने आपको तक कोई बात पहुंचाई है, किसी न किसी मेथड से पहुंचाई है, तो यहाँ पर आप क्या है, रिसीवर है। और जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं इस PDF से पढ़ा रही हूँ, आपको रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, बीच का इनपुट है, ये मैसेज है एक तरीके का। तो इसके बाद में जैसे एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, बीच में हमारा मैसेज होता है। इसके बाद स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन आर लर्न्ड बाय एप्रोप्रिएट मेथड। अगर आपको कोई स्पीच सीखनी है, कोई रिदम सीखना है, कहीं से प्रोनाउंसिएशन सीखना है, तो ये आप किसी न किसी एप्रोप्रिएट मेथड से ही सीखते हैं। तो ये आज की जो क्लास थी आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नोट चाहिए CDP के इंग्लिश हिंदी के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो जहां से आपको नोट्स लेने, तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। और ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। इसके साथ साथ हरियाणा जी के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डेली की 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको कराती हूँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। CDP की क्लास डेली हो रही है। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में 3-4 दिन में मैं आपको EVS की क्लासेस भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ, तो आप चैनल के साथ बने रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़े, ठीक है ना। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।